हेलो बच्चों, वेलकम टॉपर्स तक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नर जनन तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर में इसका पूछा जाता है कि इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आज हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद आप लोगों को कभी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नर जनन अंग। जनन अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो जनन में सहायक करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनन अंग कहते हैं। अब यहाँ बात आती है जनन किसे कहते हैं? जो सभी जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो अपने जैसे ही क्या करते हैं? संतान की उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसे संतान का ही क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक बात है। इसके बाद आज हम जनन में ही क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र में जो सबसे प्रमुख अंग होता है वो क्या होता है? वृषण होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और ये जो फिगर बना है, ये किसका है? नर जनन तंत्र का। ये फिगर आप लोग अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी 4 नंबर में या 2 नंबर में परीक्षाओं में से फिगर ही पूछ लिया जाता है, लेकिन अक्सर जो पूछा जाता है इसका सचित्र वर्णन ही पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वृषण के बारे में पढ़ेंगे। तो वृषण, जिसको इंग्लिश में क्या टेस्टिस कहते हैं, जो वृषण होता है या जो होता है नर जनन अंग का क्या होता है? प्रमुख अंग होता है। नर जनन अंग का क्या होता है? प्रमुख अंग होता है। और इसमें कौन से हार्मोन्स का? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या होता है? स्राव होता है। और यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का क्या करता है? निर्धारण करता है। अब आप लोग कहेंगे ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, टेस्टोस्टेरॉन हुआ, हार्मोन स्रावित हुआ, कहाँ से? वृषण से। और ये क्या करता है? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का क्या करता है? निर्धारण करता है। अब ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो स्त्री होती हैं या पुरुष होते हैं, उनको जो है सामने से देखकर ही कैसे पहचाना जा सकता है, उनकी कैसे लक्षण होते हैं कि जो सामने इंसान है वो नर है या मादा है। तो उसके लक्षण होते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे अगर नर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जब स्टार्ट होता है, तो उसमें जैसे जो भी नर होते हैं उनके जैसे दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, उनके कंधे क्या होते हैं? चौड़े हो जाते हैं। और उनमें शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। और उनके आवाज में क्या होता है? भारीपन आने लगता है। तो ये सारे लक्षण किसके आ जाते हैं? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण के बारे में आ जाते हैं। ठीक बात है। इसके बाद हम बात करते हैं वृषण की। ये जो वृषण होता है, हमने बताया ये वृषण कहाँ होता है? आइए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। वृषण की परिभाषा हम लोग पेपर में कैसे लिखेंगे अगर आ जाएगा? तो हमने बताया यह नर जनन तंत्र का क्या होता है? प्रमुख अंग होता है। इसके बाद कहा गया यह एक थैलेनुमा संरचना में बंद होता है, जिसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। तो ये जो वृषण होता है, जिस थैले में बंद होता है, उसे भी क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। इसके बाद कह रहे हैं इसकी संख्या क्या होती है? एक जोड़ी होती है। मतलब एक जोड़ी, आप 2 भी कह सकते हो। जोड़ी में 1 होती है और इनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद कह रहे हैं इसमें शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और यह दोनों टांगों के बीच में स्थित होता है। ये क्या होता है? उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। देखिए, क्यों स्थित होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृषण जो होता है उदर गुहा के बाहर ही क्यों स्थित होता है? तो वृषण में हमने बताया कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो उस शुक्राणु के निर्माण के लिए जो होता है टेम्परेचर बहुत कम आवश्यकता होती है। और हमारे जो भी नर होते हैं उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसलिए ये क्या होता है? शरीर से बाहर होता है। और ये बाहरी वातावरण से ही अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और उसी से ही क्या करते हैं? अपने शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? वृषण की। अब आगे हम देखते हैं क्या है? अर्धवृषण। अर्धवृषण क्या होता है? यह वृषण के ऊपर कुंडलित अवस्था में होता है। इसके बाद कह रहे हैं इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। इसमें कह रहे हैं अर्धवृषण में, यहाँ देखिए दिखाया गया है रेड कलर से अर्धवृषण। इनका काम क्या होता है? कह रहे हैं कुंडलित अवस्था में होता है। तो कुंडलित अवस्था में जैसे आप लोग एक धागे को उलझा दीजिए, धागा जैसे उलझ जाता है, उसी प्रकार ये कुंडलित अवस्था में वृषण के ऊपर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसके बाद कह रहे हैं इसमें शुक्राणु क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि इसमें शुक्राणु क्या होते हैं? अर्धवृषण में तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कह रहे हैं और इनका आकार कैसा होता है? घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो ये भी बातें आप लोग को अर्धवृषण के बारे में भी क्लियर हुई होंगी। आगे देखते हैं क्या है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है? यह लगभग
20 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो वृषण तथा अधवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। इसके बाद देखिए, हमने बताया वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु तैयार कहाँ होते हैं, परिपक्व कहाँ होते हैं, अधवृषण में। ठीक, अब यहां से शुक्राणुओं को ले जाके शुक्राशय में देने का कार्य किसका होता है, शुक्रवाहिनी का होता है। ठीक बात है कि जो वृषण और अधवृषण होते हैं, इसमें जो शुक्राणु बनते हैं उसको ले जाके शुक्राशय में देने का कार्य किसका होता है, तो शुक्रवाहिनी का कार्य होता है, वही हमने बताया। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये भी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्या है, शुक्राशय। शुक्राशय देखते हैं, शुक्राशय क्या है, यह एक मांसल थैलेनुमा संरचना होती है। मांसल थैले के आकार की एक संरचना होती है, यहाँ आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा ब्लू कलर से। इसके बाद कह रहे हैं इसमें शुक्राणु लंबे समय तक क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है। यहाँ से जो शुक्राणु मतलब वृषण और अधवृषण से जाते हैं शुक्राशय में, लंबे समय तक रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और इनको जो भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, इनसे पूर्ति की जाती है। ये भी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब अगला है हमारा शिशन। दो ही अंग और बचते हैं इसमें। अगला क्या है, शिशन। यह एक मांसल संरचना होती है, यह एक मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को क्या करती है, स्थानांतरित कर देती है। संभोग के दौरान यौन में क्या करती है, जो भी शुक्राणु होते हैं उनको स्थानांतरित कर देती है। फिर इसके बाद अगला क्या आता है, मूत्रवाहिनी। इसका कार्य क्या होता है, ये मूत्र और वीर्य को क्या करती है, दोनों को ही बाहर निकालने का कार्य करती है या बाहर निकालने का एक रास्ता होता है। ठीक बात है। तो इसके बाद हमने इसमें जो है जो अंग थे उसके बारे में देखा। अभी इसमें यहाँ पर लिखा गया है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। अभी कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं इसमें। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको इरेज करेंगे, फिर जो ग्रंथियां, 2 ग्रंथियां पाई जाती है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। आइए बच्चों, इसके नर जनन अंग के जो सहायक ग्रंथियां हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ आप लोग को एक ग्रंथ दिखाई पड़ रही होगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक ग्रंथियां यहाँ पाई जाती हैं, एक ग्रंथियां मलाशय के पास कुछ यहाँ पाई जाती हैं। ठीक, आइए इसमें देख लेते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां किसे कहते हैं, तो ऐसी ग्रंथियां जो केवल जनन में सहायक होती हैं, केवल सिर्फ जनन में सहायक होती हैं, ऐसी ग्रंथियों को ही क्या कहते हैं, सहायक जनन ग्रंथियां कहते हैं। और ये जो ग्रंथियां होती हैं 2 प्रकार से होती हैं। एक होती है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा रेड कलर से आप लोगों को। तो इसमें ये क्या है, इसमें क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का क्या होता है, स्राव होता है। यह एक तरल पदार्थ होता है जो मूत्र मार्ग को क्षारीय और चिकना बना देता है। तो कौन सी ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो मूत्र मार्ग को कैसी बना देती है, क्षारीय बना देती है और चिकना बना देती है, जिसके कारण जो भी शुक्राणु होते हैं वो मरे ना, मतलब जीवित रहें और सक्रिय रहें। इसलिए यह क्या करती है, मूत्र मार्ग को कैसा बना देती है, क्षारीय और चिकना बना देती है। इसके बाद हम बात करते हैं काउपर ग्रंथि, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पेरिनियल ग्रंथि। ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो मलाशय के पास कुछ यहाँ पर स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। तो इसमें क्या है, मलाशय के पास काउपर ग्रंथि या पेरिनियल ग्रंथि होती है। यह एक गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती है जो विपरीत प्रकार के लिंग को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब यहाँ कह रहे हैं जो विपरीत प्रकार के जो लिंग होते हैं उनको एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने के लिए कौन सी ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि, या इसी को पेरिनियल ग्रंथि कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि जो लड़के होते हैं लड़कियों की तरफ और लड़कियां क्या होती हैं लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, इसके लिए कौन सी ग्रंथि होती है, तो काउपर ग्रंथि होती है। तो आप लोग को आज नर जन्म तंत्र आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो आप लोग लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।